स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 केमिस्ट्री का। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 जो कि लैंग्वेज पेपर था आपका क्वालिफाइंग, पार्ट 2 जनरल स्टडीज़ का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 केमिस्ट्री के। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसमें कह रहा है कि ठोस अवस्था प्रक्रियाओं का प्रमुख कारक क्या है। तो इसका प्रमुख कारक है पर्यावरणीय कारक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। ZnFe2O4 स्पिनल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि नियोजित की जा सकती है। तो इसमें नियोजित की जा सकती है सह अवक्षेपण विधि को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। जोन पिघलने के दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया था। तो इसमें उपयोग किया गया था अशुद्धियाँ ठोस चरण की तुलना में तरल चरण में केंद्रित होती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। किस ठोस संरचना का गलनांक निश्चित एवं तीव्र होती है, आपको ये बताना है। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो संरचना का गलनांक होता है निश्चित एवं तीव्र होता है, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। डैश एक क्रिस्टलीय की मूल दोआदार संरचना इकाई है, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट सेल, सी हो जाएगा राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। सल्फर दो बहुरूपी रूपों डैश और डैश में मौजूद होता है। तो किन दो बहुरूपी रूपों में ये मौजूद होता है। तो ये होता है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ये हो जाएगा राइट आंसर। 77 नंबर। क्रिस्टलों की संरचनाओं में ब्रैविक्स जालकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये टोटल आपका होता है 14, राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्रिस्टलीकरण की प्रारंभिक सामग्री क्या है। तो इसकी प्रथम सामग्री है इसका जलीय घोल पिघलता हुआ कांच या जेल, ये हो जाएगा राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 79। समान तापमान और दाब पर मिश्रण में एकल गैस द्वारा व्याप्त किस आयतन को एकल गैस आयतन कहा जाता है। तो इसे आंशिक आयतन कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है। गैसीय मिश्रण में एक घटक जो दबाव डालेगा यदि वह मिश्रण के समान आयतन में और मिश्रण के समान तापमान पर अकेला मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है आंशिक दबाव कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है। डैश एकाग्रता के सभी चरणों में राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो राउल्ट लॉ लगता है आदर्श समाधान में, ये हो जाएगा राइट आंसर। 82 नंबर। जब भी आयतन वाले दो पूर्ण विलयनों को समायोजित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप विलयन का आयतन क्या हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है 2v हो जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है। घोल या मिश्रण की गर्मी का नकारात्मक पक्ष क्या होता है। तो इसका जो नकारात्मक पक्ष होता है वो होता है विघटन की गर्मी, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। कई घटकों से बना एक समाधान जिसमें प्रत्येक घटकों के गुण उनके अलग अलग गुणों का भारी योग है, ये होगा। तो ये आपका हो जाएगा आदर्श समाधान, ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। N2 गैस में कर्पूर एक उदाहरण है, कैसा उदाहरण है। तो ये आपका है गैस के घोल में ठोस, ये हो जाएगा राइट आंसर। 86 नंबर। क्या होता है जब एक विलेय क्रिस्टल को सुपर सैचुरेट घोल में मिलाया जाता है। तो ये हो जाता है आपका विलेय घोल से बाहर निकल आता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। तो इसमें से व्यवहार्य विकल्प नहीं है वातित पेय, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 88 नंबर। कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सबसे सामान्य घटक है। कैथोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी दावा सही है। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड में चले जाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो कथन है दावा वो सही है, ये बताना है। तो सेल क्षमता एक गहन गुण है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपका फोटोवोल्टाइक सेल नहीं आता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। मुख्य सेल के बारे में कौन सा आपका जो कथन है वो सही है। तो प्राथमिक सेल का एक उदाहरण पारा सेल है, ये राइट आंसर हो जाएगा ए। 92 नंबर क्वेश्चन है। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है ये बताना है। तो अमोनियम क्लोराइड राइट आंसर है, सी। अगला क्वेश्चन 93 नंबर। लेड स्टोरेज सेल या लेड एसिडिक बैटरी के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है यह एक प्राथमिक सेल, ये एक गलत ऑप्शन है, राइट आंसर सी हो जाएगा, गलत कथन है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 94 नंबर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टरों की चालकता डैश के कारण होती है। तो इसके पीछे का जो सही कारण है वो है आयनों की गति, बी हो जाएगा राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, किसी इलेक्ट्रोलाइट के घोल को विघटित करने के लिए उसके माध्यम से विद्युत धारा संचारित करने की प्रक्रिया डैश के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन सेल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो इसे किया जा सकता है हाइड्रोजन का, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, ईंधन सेल के कैथोड को निम्नलिखित में से कौन सा दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर, प्रतिक्रिया गतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग कारक वह प्रक्रिया की दर को प्रभावित करता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। 99 नंबर, प्रतिक्रिया दर स्थिरांक को प्रतिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता यूनिटी होती है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही तापमान गुणांक एन अभिव्यक्ति करता है? आपका अभिव्यक्त कौन सा करता है? तो इसमें जो सही है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 101 नंबर क्वेश्चन, जब तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण ग्राफ में वक्र की शिखर पर क्या होता है? आपको ये बताना था। तो इसमें आपका हो जाता है आगे और नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तापमान और प्रतिक्रिया दर के बीच एक ग्राफ बनाने से प्रतिक्रिया दर की तापमान निर्भरता का पता चल सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दर स्थिरांक और तापमान का, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, प्रथम क्रम प्रक्रिया के अर्ध जीवन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर हो जाता है यह घटता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104, केवल एक साधारण सजातीय प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की आवश्यकता होती है? तो इसमें आवश्यकता होती है एकीकरण विधि की, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 105, 30 मिनट में प्रथम क्रम प्रतिक्रिया 50% पूरी हो जाती है, 87.5% प्रक्रिया को पूरी करने में लगे समय की गणना क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा टोटल 90 मिनट, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 106 नंबर, किसी प्रतिक्रिया में प्रेरक शक्ति क्या है? तो ये आपका हो जाता है मुक्त ऊर्जा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 107 नंबर, एथिल एसीटेट हाइड्रोक्सिल के लिए अभिक्रिया ऊष्मा क्या है? तो इसमें आपका आ जाता है शून्य, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 108, हैबर-वॉश प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस और भाप की प्रक्रिया से क्या बनता है? तो ये आपका हाइड्रोजन बनता है, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 109 नंबर, पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? पौधों में नाइट्रोजन आपका नाइट्रेट के रूप में होता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे जाते हैं हम लोग 110 नंबर क्वेश्चन पे, जब हम समान अवधि में बाएं से दाएं जाते हैं तो पी ब्लॉक तत्वों में परमाणुओं की आकार में क्या होता है? तो ये आपका हो जाता है आकार घटता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 110 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आपसे अनुरोध है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने दिया हुआ है लैंग्वेज पेपर और जनरल स्टडीज़ के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसे ज़रूर देख लीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 तथा स्टेट से संबंधित हम रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं, जिसमें आंसर की होता है, प्रॉपर सॉल्यूशंस पे भी वीडियो लाते हैं हम लोग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 111 नंबर क्वेश्चन पे। 111 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जब तांबे के चिप्स को सांद्र नाइट्रिक एसिड के संपर्क में लाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें उत्पन्न होता है आपका नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड उत्पन्न होता है, बी। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, जब अमोनिया का ऑक्सीकरण होकर नाइट्रिक अम्ल बनता है तो किस उत्प्रेरक का काम किया जाता है? क्रिस्टल आपको बताना है कि कौन सा उत्प्रेरक का काम किया जाता है। तो इसमें उत्प्रेरक प्लैटिनम रोडियम गेज का इस्तेमाल किया जाता है, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 113 नंबर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के बारे में कौन सा कथन आपको गलत है ये बताना है। तो इसमें से इसे फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, तो आपको गलत ही पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक के ऑक्सीकरण अवस्था +5 फास्फोरस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैराक्सोडाइफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, सामग्रियों की वेल्डिंग और कूलिंग में नाइट्रोजन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो इसके पीछे का जो सही कारण है वो हो जाएगा यह एक अक्रिय गैस होता है, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 116, निक्टोजेन शब्द किस समूह को संदर्भित करता है? तो निक्टोजेन आपका बताना था कि किस समूह को संदर्भित करता है, तो ये समूह 15 को संदर्भित करता है, ए हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, उत्पादक गैस को निम्नलिखित में से किस मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसे परिभाषित किया गया है कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन के रूप में, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, कई दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना कोई भी पदार्थ जिसे डैश कहा जाता है पॉलीमर कहलाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग मर्स कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर विन्यास श्रेणी में नहीं आता है? तो आपका क्रॉस लिंक्ड नहीं आता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो एपॉक्सी उदाहरण नहीं है, ए बी हो जाएगा राइट आंसर। 121 नंबर, कौन सा मानदंड पॉलीमर पर लागू नहीं होता है? आपको ये बताना है, तो ये आपका मोनोमरों की संख्या इस पे लागू नहीं होता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर की श्रेणी में नहीं आता है? आपको नेचुरल पॉलीमर की श्रेणी में कौन नहीं आता है ये बताना था, तो आपका रेयॉन नहीं आता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 123 नंबर। 123 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पॉलीमर के संश्लेषण के लिए नियमित आधार पर छोटे अणुओं की हानि आवश्यक होती है? तो ये आपका नायलॉन 66 हो जाता है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 124 नंबर, पॉलीमरों की भंगुरता डैश के साथ क्रिस्टलीयता बढ़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटने, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, पॉलीमर डैश को अवशोषित करता है और फैलता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पानी, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 126, लघु श्रृंखला कम आणविक भार वाले कौन से पॉलीमर को तरल या गैस पॉलीमर के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ओलिगो पॉलीमर, बी हो जाएगा राइट आंसर। 127 नंबर क्वेश्चन है, योगात्मक पॉलीमराइजेशन का निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं है? आपको नहीं है ये बताना था, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पुनः क्रिस्टलीकरण, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 128, जब दो मोनोसैकेराइड एक बंधन द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है, वह बंध है, तो ये है ग्लाइकोसिडिक, ये हो जाएगा राइट आंसर। 129 नंबर क्वेश्चन है, सुक्रोज एक डैश रसायन है और हाइड्रोलिसिस उत्पाद संयोजन डैश प्रकृति का है, तो ये जो सही आंसर है इसमें हो जाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवो रोटेटरी हो जाएगा राइट आंसर, सी। अगला क्वेश्चन 130 नंबर, माल्टोज के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है, तो यह एक औपचारिक शर्करा है, ये गलत स्टेटमेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी। 131, स्टार्च के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 131 में, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका यह औपचारिक कार्बोहाइड्रेट है, सी हो जाएगा राइट आंसर। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132, आरएनए में डैश नाइट्रोजन आधार का अभाव होता है, तो ये आपका अभाव होता है, ए थाइमिन का अभाव होता है, राइट आंसर है हमारे पास। 133 नंबर, लाइसिन एक ध्रुवीय लेकिन अनावेशित अमीनो एसिड का उदाहरण है, वह है इनमें से कौन सा है? तो ये आपका सेरीन हो जाएगा, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक वर्ग कार्बोहाइड्रेट के विशाल समूह से संबंधित नहीं है? आपको ये बताना है, तो आपका पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन, ये राइट आंसर ए हो जाएगा। 135 नंबर, चयापचय के दौरान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है, तो इसका गलत कथन जो है, इस प्रक्रिया के कारण बायोमोलिक्यूल्स का टर्नओवर नहीं होता है, राइट आंसर ए। 136, हम अमीनो एसिड से अमाइन कैसे बना सकते हैं? आपसे ये पूछा है कि कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो इसे कार्बोहाइड्रेट को हटा के हम बना सकते हैं, सी हो जाएगा राइट आंसर। 137 नंबर, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में परिवर्तित करते समय कौन सा बंधन हाइड्रोलाइज्ड होता है? आपको हाइड्रोलाइज्ड बंधन बताना है, तो ये हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बंध हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 138 नंबर, एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑक्सीकरण एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है अम्लीकृत KMnO4, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन 139, जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणाम क्या होता है? इसका सही परिणाम है सफ़ेद अवक्षेप, राइट आंसर सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे, लुकास परीक्षण
लुकास परीक्षण 3 अलग अलग यौगिकों ए बी सी पर किया गया है। यौगिक ए और बी परिवेश के तापमान पर अशांत थे, जबकि यौगिक सी इसके गर्म होने पर तक अशांत नहीं हुआ। इसमें से कौन सा यौगिक संरचना में तृतीय है? आपको तृतीय बताना है कि कौन सा है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर बी। 141 नंबर क्वेश्चन है, जब द्वितीयक एल्कोहल को O द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो इसमें से बनता है कीटोन यौगिक बनता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एल्कोहल का उत्पादन नहीं होता है? कौन सा प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का उत्पादन नहीं होता है? एल्कीन का मुक्त मूलक हैलोजिनीकरण, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 143 नंबर है, ट्राई एल्कीन बोरॉन को एल्कोहल में बदलने की निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है ये बताना है, तो डाई बोरेन, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन 144 नंबर है, ईथर का उपयोग विलायक के रूप में किया जा सकता है क्योंकि वे केवल निम्नलिखित में से किस अभिकारक के साथ प्रक्रिया करते हैं? तो ये केवल प्रक्रिया करते हैं अम्ल के साथ, राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे, एरिल कार्बन निम्नलिखित में से किस यौगिक में पाया जा सकता है? तो ये पाया जाता है आपको फिनॉल में पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 146, डैश ईथर कहा जाता है जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर से जुड़े एल्कीन समूह अलग होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मिश्रित, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 147, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पॉलीहाइड्रिक नहीं है? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कौन सा नहीं है? तो साइक्लोहेक्सोनॉल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कीटोन बन सकते हैं? तो इसका सही कारण है द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 149 नंबर, रोसेनमुंड अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी कार्बोनिल यौगिक उत्पन्न कर सकती है? तो बेंजेल्डिहाइड, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 150 नंबर, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कौन सा अभिक्रिया होता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक जोड़ आपका होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से दोस्तों हमने टोटल 150 क्वेश्चन कर लिया है केमिस्ट्री का। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।